नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मैं लगभग दौड़ती भागती सड़क पार कर ऑफिस में दाखिल हुई और आधे खुले लिफ्ट के दरवाजे से अंदर घुसकर 5 नंबर का बटन को दबाया। लिफ्ट में और कोई नहीं था। नीचे की मंजिल से 5वीं मंजिल तक लिफ्ट में जाते समय मैं अकेले में खूब रोई। ऑफिस के बाथरूम और कभी कभी लिफ्ट के अकेलेपन में ही मैंने रोने की जगह को खोजा है। इसके अलावा रोने के लिए मुझे एकांत समय और जगह नहीं मिलती। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर देखा तो ऑफिस के लोग काम में लगे हुए थे। मेरे ऊपर की अधिकारी कल्पना मैम ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहने लगी, हमेशा की तरह लेट। सॉरी कल्पना मैम, बोलकर मैं अपनी जगह पर जाकर परस को रख तुरंत बाथरूम गई ताकि और थोड़ी देर रोकर चेहरे को पोंछ सकूं। सुबह उठते समय ही मेरी बेटी मीनू का शरीर गर्म था। मीनू ने अपनी 2 साल की उम्र में सिर्फ 2 ही जगह देखी, एक घर, दूसरी बच्चों के डॉक्टर सीतारमन का क्लिनिक। क्लिनिक के हरे पेंट हुए दरवाजे को वह पहचानती है। उसके पास जाते ही मीनू जो रोना शुरू करती है तो पूरे 1 घंटे तक डॉक्टर का इंतजार करते समय वह लगातार रोती रहती। डॉक्टर जब उसे जांचते तो हाथों से उछलती और जोर जोर से रोती और वापस बाहर आने के बाद ही चुप होती। डॉक्टर ने बताया था कि बच्ची को थोड़ा सा प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए महीने में 1-2 बार उसे खांसी जुकाम या बुखार आ जाता है। आज भी मैं ऑटो पकड़कर डॉक्टर के पास जाकर आई और सासू माँ को मीनू को देने वाली दवाइयों के बारे में बताया। फिर जल्दी से बाथरूम में घुसकर 2 मग पानी डाला, साड़ी पहन, चेहरे पर क्रीम पोती और जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाकर रवाना होते समय एक नज़र बच्ची को देखा। तेज बुखार में बच्ची का चेहरा लाल था। मुझे साड़ी पहने देखा तो उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसके हिसाब से मम्मी नाइटी पहने रहेगी तो घर में रहेगी, साड़ी पहनेगी तो बाहर जाएगी, मम्मी मत जाओ कहकर वह मेरे पैरों में लिपट जाती। उसे किसी तरह मनाकर ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ी और ऑफिस पहुंची। क्यों, बच्ची की सेहत ठीक नहीं है क्या? ऐना ने पूछा। फिर मैंने लंच के समय में घर फ़ोन कर बच्ची के बारे में पूछा तो सासू माँ बोली, अभी कुछ ठीक है। थोड़ी तसल्ली के साथ मैंने खाना शुरू किया। मैं ऐना से बोली, ऐना, रोजाना ऑफिस जाने के लिए साड़ी पहनते समय जब मत जाओ मम्मी कहकर मीनू रोती है तो उसकी वह आवाज़ मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती। दीपा, तुम्हारे पति तो अच्छी नौकरी में है, अब तुम चुपचाप घर में रहो, तुमको शांति नहीं। बच्ची परेशान होती, तुम्हारा पति इसके लिए राजी नहीं होगा क्या? ऐना की आवाज़ में सच और स्नेह का भाव था। मैंने लंबी सांस खींचकर कहा, वह आदमी नाटककार है। ऐना, नौकरी छोड़ने की बात करना शुरू करो तो बस यही कहता है कि तुम्हारा फैसला है, तुम कुछ भी करो, मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा। तुम्हें खुश रहना चाहिए बस। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, कब नौकरी चली जाए यह नहीं कह सकते। बाजार ठीक ठाक रहा तो सब ठीक, मंदी में कंपनी कब तालाबंदी हो जाए कह नहीं सकते। मेरी सैलरी से थोड़ी राहत मिलती है, डर लगता है कहीं मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। ऐना बोली, इस बार किसी से भी सलाह मत लो, अभी 2 दिन में बोनस मिलेगा, चुपचाप रुपए लेकर तुरंत इस्तीफा दे दो। मैंने अपने कंप्यूटर पर एक्सेल सीट में जो भी रिकॉर्ड भरना था भरा, सीधे आड़े दोनों तरफ से टोटल सब सही या नहीं मैंने मिलान किया। फिर रिपोर्ट पर लेटर तैयार किया, सेक्शन चीफ कल्पना को और एक कल्पना के उच्च अधिकारी को एक प्रति भेज दी। इस बार मैं बिना रोए बिना जल्दबाजी किए कार्यालय से बाहर निकल गई। मुझे मेरा फैसला ठीक लगा। घर आकर देखा मीनू सो रही थी। सुबह जो पहना था वही कपड़े मीनू ने पहने थे। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो क्या उसके कपड़े भी नहीं बदलने चाहिए? मन ही मन सासुमा पर गुस्सा होते हुए भी मैं उनसे बोली, बच्ची ने आपको परेशान तो नहीं किया अम्मा? वे बोली, पहले से तेरी बेटी बदमाशियों की पुतली, तबीयत ठीक ना हो तो पूछो मत। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देकर मीनू के पीठ को सहलाने लगी।
जब मैं छोटी थी तब मेरी अम्मा मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ कितनी देर रहती थी। हमारी अम्मा को साहित्य से बहुत प्रेम था। हम कहते, अम्मा बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, डर लग रहा है। वे कहती थी कि वीर रस के कई कवि उनकी कविताएं बोलो, जबकि दूसरे बच्चों की माएँ हनुमान जी को याद करने को कहती। मेरी माँ झांसी की रानी और मीरा की मिली जुली अवतार थी। वे अंधविश्वासी भी नहीं थी। मेरा भाई रोता तो मेरी माँ सीता बन जाती और कहती कि चलो हम लव कुश बनकर राम से लड़ाई करें। चांदनी रात में छत पर हमारी मम्मी मीठा चावल बना अपने हाथों से हम दोनों बच्चों को बिना चम्मच के खिलाती, जिसमें केसर, इलायची और घी की वह खुशबू अभी तक ऐसा लगता है जैसे हाथों में आ रही हो। जब कभी भी कहीं कोई उत्सव होता तो हमारी मम्मी हम दोनों बच्चों को रिक्शा में साथ ले जाती। हम दोनों भाई बहन उस रिक्शा में एक सीट के लिए लड़ बैठते थे। हमेशा अम्मा हम दोनों को तेल से मालिश करके नहलाती। समय के साथ चांदनी में हम आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर बरामदे में लुका छिपी खेलते। सोते समय नींद नहीं आ रही कहकर हम रोते तो वे हमें लोरी सुनाती और तरह तरह के लोकगीत सुनाकर सुला देती। जब मेरी अम्मा हमारे साथ इस तरह रही तो क्या मुझे मीनू के साथ ऐसे नहीं रहना चाहिए? यह सोचकर मैं एक रोज योजना के साथ उठी। बच्ची को खाना खिलाने के लिए जगाया। मीनू, मम्मी अब ऑफिस नहीं जाएगी। मैं धीरे से बोली, अब मम्मी हमेशा ही नाइटी पहनेगी। मीनू तुतलाकर बोली। अगले ही दिन ऑफिस जाते ही इस्तीफा तैयार करके ऐना को दिखाया। आज तुम्हारे चेहरे पर नई नई शादी हुई लड़की जैसी रौनक दिख रही। ऐना बोली, अभी मत दे, बोनस का चेक दे दे तब देना। इस्तीफा दे दोगी तो बोनस नहीं देंगे। जो लेना है सबको वसूल करके फिर दे देना इस पत्र को। दोपहर को 3 बजे कल्पना मैम मुझे एक अलग कमरे में लेकर गई और बोली, यह कंपनी तुम्हारी योग्यता का सम्मान करती है। इस कठिन समय में तुम्हारा योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। सबको ठीक से समझकर उन लोगों की योग्यता के अनुसार कंपनी ने तुम्हें भी प्रमोशन दिया है। यह लो प्रमोशन लेटर। उस लेटर को देखकर मैंने एक बार फिर पढ़ा। ऐसा ही 2 प्रमोशन और भी हो जाए तो बस फिर वह भी कल्पना मैम जैसे हो सकती। सेक्शन की हेड। डॉक्टर ने बताया था मीनू को जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है उसके लिए 9 महीने लगातार दवा देने से वह ठीक हो जाएगी। मैं सोचने लगी 3 महीने हो गए, 6 महीने ही तो बचे हैं। अगले साल स्कूल में भर्ती करने तक थोड़ी परेशानी सह ले तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो सैलरी भी बढ़ गई। सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली को रख दें तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति जो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी का भविष्य कुछ पता नहीं, तो फ़ायदा इसी में है कि अभी कमाए तो ही कल मीनू के भविष्य के लिए अच्छे दिन होंगे। मैं अचानक से वर्तमान में लौटी और बोली, धन्यवाद कल्पना मैम, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। वे बोली, दीपा कल तुमने जो बढ़िया रिपोर्ट तैयार किया है उसे और विस्तृत करना होगा। आज ही बॉस को भेजना है। हो जाएगा? हाँ ठीक है कल्पना मैम, मैं बोली। मैंने घर पर फ़ोन कर दिया कि लेट हो जाऊंगी। जो इस्तीफ़ा मैंने लिखा था उसे टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। वर्किंग वूमेन को अक्सर ही इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक पल परेशानियों से जूझ रही होती हैं तो दूसरे ही पल कोई खुशखबरी मिल जाती है, फिर से नए उत्साह के साथ अपने काम में लग जाती हैं। दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय हम कितनी बार टूटती हैं, टुकड़े टुकड़े होकर बिखरती हैं और फिर से अपने आप को समेटकर अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हैं। यह कोई नहीं जानता। एक वर्किंग वुमेन का दर्द कोई नहीं समझता। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपने इस कहानी से क्या सीख ली, यह भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।